नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हाहाकार। अगले कुछ घंटों में शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, सिकन और ऊना में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भी जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड और विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आतंकवाद से जुड़ी एक प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की जताई प्रतिबद्धता। भारतीय नौसेना में आज शामिल होगा युद्धपोत INS तमाल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से होगा लैस। रूस के कलिनिनग्राद में होगा समारोह। विदेश से मिलने वाला होगा अंतिम युद्धपोत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का करेंगे उद्घाटन। ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र भी होंगे शुरू। बालिका छात्रावास की रखेंगी आधारशिला। और दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। AI कैमरों से होगी पहचान। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से मानसून की तीव्रता कम होने का अनुमान लगाया है। अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, शिमला, हमीरपुर और चंबा जैसे जिलों में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक सबसे अधिक बारिश मंडी जिले के पंडोह में 130 मिलीमीटर दर्ज की गई है और इसके बाद मंडी शहर में 120 मिलीमीटर, शिमला के सुन्नी में 113 मिलीमीटर और पालमपुर में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है और इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा चंबा, सोलन और कुल्लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 जुलाई तक राज्य के मैदानी और मध्य पहाड़ी जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। और वहीं हिमाचल का मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित है। यहां 4 जगह बादल फटा है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। राहत बचाव कार्य जारी है जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मंडी के करसोग क्षेत्र में तेज बारिश के चलते बादल फटने की घटना सामने आई है और इस हादसे में 4 लोग मलबे में फंस गए थे। अब तक 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है जिससे सड़कें बंद हो गई हैं, बिजली गुल है और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। एहतियात के तौर पर मंडी जिले के प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मंडी के लोग फिलहाल सहमे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मंडी में 25 मेगावाट की पटीकरी परियोजना पूरी तरह से बह गई है और कोकला में 10 मकान और पुल बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश और सुरंगों के आसपास भूस्खलन के कारण कुल्लू और मनाली को मंडी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर यातायात रोक दिया गया है। मंडी को मनाली से जोड़ने वाली सुरंग के दोनों ओर कई वाहन फंसे हुए हैं। साथ ही सैनी और बंजार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर सड़क मरम्मत के लिए यातायात को रोका गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मंडी, रामपुर और मनाली की यात्रा की योजना न बनाएं। IMD ने खासकर भूस्खलन और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश
के कारण भूस्खलन का खतरा जो है वो बढ़ गया है। हमीरपुर जिले में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन सभी स्कूलों को बंद किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। लगातार हमने देखा है कि जो ये मौसम है जो उसने करवट ली है, तो कहीं तो इससे राहत मिलती हुई नजर आई है, लेकिन कहीं कहीं ये बारिश आफत भी बनकर नजर आ रही है। और ऐसे में हमीरपुर में जो दशा है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एहतियातन के तौर पर तमाम जो स्कूल है वहां पर उनको बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश लगातार जारी है और ऐसे में वहां पर जो स्थितियां हैं कुछ इलाकों की वहां पर दयनीय बनी हुई हैं। ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आपके साथ कुछ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घरों में किस तरह से पानी भरा हुआ है और इसके अलावा भी लगातार जो बारिश हो रही है उसने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तमाम नदी नालों में साफ तौर पर ये बढ़ोतरी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लगातार जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। और ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार जो बारिश होती हुई नज़र आ रही है उसके लिए भी जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया हुआ है। तो कमोवेश अमूमन स्थिति जो है वो वहाँ के लोगों की ऐसी ही दयनीय बनी हुई है। अंकुश हमारे साथ हमारे सहयोगी मंडी से जुड़ रहे हैं। अंकुश, क्या अभी ताज़ा स्थिति है और क्या मौसम विभाग का कहना है कि आखिर इस जो आफत की बारिश है उससे क्या राहत मिलती हुई नजर आएगी या अभी कुछ दिन इसे और भी झेलना पड़ सकता है? अंकुश, क्या स्थिति अभी नजर आ रही है? मौसम विभाग का क्या कहना है इसको लेकर? लगता है अंकुश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिर से उनसे कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तो ऐसे में अंकुश, क्या अंकुश अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सवाल ये है कि अभी क्या मौजूदा स्थिति वहां पर बयां कर रही है और उसके अलावा मौसम विभाग का क्या कहना है? जी, मौसम विभाग के अनुसार अभी ऑरेंज अलर्ट जो था उसमें तो पिछले 48 घंटे में रेड अलर्ट की तरह बारिश हुई है। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। और जैसा कि आपने बताया कि नेशनल हाईवे पे जो यातायात रोका गया है उसमें पहले जो वाहन थे कल शाम तक वो 10 से 12 वाहन बताए जा रहे थे, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, क्योंकि ये आगे और पीछे सब जगह पत्थर गिर रहे हैं, तो प्रशासन ने उन सभी लोगों को एक तरफ इकट्ठा किया है। हनोगी माता मंदिर न्यास है जहां इन लोगों को एकत्रित किया गया है, वहीं इनके खाने की फिलहाल व्यवस्था की गई है। और क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लगातार पत्थर गिर रहे हैं और ट्रेवल करना मुश्किल है, इसलिए यातायात पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और इन लोगों को उस सेफ जगह पे रखा गया है और उनके खाने पीने की वहां व्यवस्था की गई है। बारिश लगातार जारी है और अगले 3 से 4 दिन तक भी भारी बारिश की जो है वो संभावना जताई जा रही है। गौरव, से काम करता हुआ नजर आ रहा है और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, हमारे इसमें जो है एक ज्यूनी बाड़ा गांव है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ था, दूसरा करसोग में हुआ था और ये एक तीसरी जगह है। इनके कारण जो 2-3 खड्डे हैं उनमें जल बहाव काफी बढ़ गया था। सबसे ज्यादा प्रभावित एक धर्मपुर का गांव है जहां पूरा आधा पहाड़ लगभग जो है वो खिसक गया। उस कारण जो 2 गांव है वहां के लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन उन्हें समय रहते जो है सामुदायिक भवन में प्रशासन द्वारा शिफ्ट किया गया था और वहां जो है उसका के जानी नुकसान नहीं हुआ। अभी जो अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं वो करसोग जगह है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वहां तक अभी प्रशासन ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां 2 मकान जो है वो पूरी तरह धंस गए। अब क्योंकि ये रात में हादसा हुआ है तो माना जा रहा है कि उसमें जो करीब 9 से 10 लोग थे वो बीच में ही फंसे हुए हैं। प्रशासन अभी छानबीन कर रहा है। भारी बारिश के कारण राहत बचाव कार्य में काफी दिक्कत आ रही है। बावजूद इसके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन इस जो लोगों के फंसने की, 9 से 10 लोगों के फंसने या उनके लापता होने की जो अभी खबर है वो कंफर्म नहीं हो पाई है। गौरव, ऐसे में क्या राहत शिविरों का भी इंतजाम वहां पर किया गया है कि जो लोग ऐसे इलाकों में फंसे हुए हैं जहां पर इस तरह की दयनीय स्थिति है उनको वहां से निकालने की प्रक्रिया और उसके बाद राहत शिविरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया, इसमें प्रशासन कितनी तेजी से काम करता हुआ नजर आ रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, धर्मपुर में जब ये गांव में आपदा आना शुरू हुई तो वहां जो लगभग 7 परिवार एक गांव में थे और दूसरे 2 परिवार थे, उनको पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। और जहां तक बात हमने हनोगी न्यास राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बताई, वहां जो अब आंकड़े आ रहे हैं वहां लोग करीब 200 के करीब लोग हो गए हैं जिन्हें राहत जो शिविर बनाया गया है हनोगी न्यास में वहां शिफ्ट किया गया है। और भी जो लोग फंसे हैं उन्हें अपील की जा रही है कि वो नियरेस्ट हनोगी न्यास है, ये एक बहुत मशहूर मंदिर रहा है यहाँ का, वहां आए और वहां शरण ले सकते हैं। प्रशासन द्वारा अगर आप देखें तो रात 12 बजे से पूरा प्रशासन जागा हुआ है, तेजी से काम हो रहा है
और अभी भी जो उपायुक्त हैं वो बाड़ा गांव जहां ये बादल फटा था वहां के लिए निकल गए हैं और ताजा अपडेट प्रशासन की ओर से आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका, लेकिन आप नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, जानकारी हमारे सहयोगी अंकुश दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका। आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड का रुख करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 6 जुलाई तक राज्य में जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। बीते 24 घंटे में राज्य में औसत से 4 गुना अधिक 35 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं क्यों आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है। और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर जरूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं, वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति। और वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। The world's largest accounting body, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI proudly celebrates 77 years of trust, transparency and excellence. With Vishwasniya as the guiding light, the ICAI continues its march towards the vision of Viksit Bharat, shaping and powering India's economic growth. Join us in celebrating the 77th CA Day on July 1st at Bharat Mandapam, New Delhi from 3:30 PM onward. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री शामिल होंगे। बैठक में मंत्री हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिति, वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों और आगामी क्वाड लीडर्स समिट के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की साझा सोच को आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों और प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का विषय था आतंकवाद की मानवीय कीमत। इस दौरान विदेश मंत्री ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। भारतीय नौसेना को एक अत्याधुनिक व बेहद शक्तिशाली युद्धपोत तमाल आज मिलने जा रहा है और ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। युद्धपोत तमाल में वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये उन्नत 100 मिलीमीटर गन, अत्याधुनिक सिस्टम, हैवीवेट टॉर्पीडो व त्वरित हमला करने वाले एंटी सबमरीन रॉकेट से भी लैस है। इसके अलावा ये अत्याधुनिक युद्धपोत नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली युक्त है। तमाल नाम देवताओं के राजा इंद्र की युद्ध में इस्तेमाल होने वाले पौराणिक तलवार से प्रेरित है। कमीशन के बाद ये जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होकर भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज गोरखपुर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी, जहां वो इसके ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक और पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बालिका छात्रावास की भी आधारशिला रखेंगी।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार के लिए सरल और सुविधाजनक वातावरण तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है और इस बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि निर्यात को बढ़ावा देने के एफटीए का लाभ उठाने और क्षेत्र विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ एक व्यापक बैठक आयोजित की गई। दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। ये कदम राजधानी में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है। चिन्हित किए गए 350 पेट्रोल पंपों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ईओएल वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए ईंधन स्टेशनों पर परिवहन विभाग के डेटाबेस से जुड़े एआई कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़ेंगे, ओवर एज वाहनों की पहचान करेंगे और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सतर्क करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और 4 पहिया वाहनों पर 10,000 और 2 पहिया पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि ईओएल वाहनों को ईंधन की आपूर्ति करते पाए जाने वाले पेट्रोल पंप मालिकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। कैशलेस इकोनॉमी भारत के इतिहास में एक ऐसा परिवर्तन है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। डिजिटल इंडिया की कल्पना को साकार करते हुए सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया। भीम ऐप, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे जैसे माध्यमों से अब गांव-गांव में भी लेन देन डिजिटली हो रहा है। कैशलेस इकोनॉमी से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि टैक्स चोरी पर भी रोक लगी है। छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, ऑटो वाले भी अब क्यूआर कोड से पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं और भारत धीरे धीरे एक मजबूत डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति यानी डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई 7 से अधिक देशों में उपलब्ध है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं, जो भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुगतान करने की अनुमति दे रहा है। ये विस्तार रेमिटेंस यानी भेजे गए धन के प्रवाह को तो बढ़ा ही रहा है, ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में भारत के कद को भी बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की सफलता की डोर भारत में यूपीआई डिजिटल भुगतान में क्रांति से जुड़ी हुई है। हाल के वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति में यूपीआई सबसे आगे रहा है। 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई आज कैशलेस सोसाइटी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। एसीआई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 2023 में ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स ट्रांजैक्शन का लगभग 49% भारत में हो रहा है। 2023 तक भारत में किए गए सभी भुगतानों में से 40% से अधिक डिजिटल है, जिनमें यूपीआई की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से, खाली जेब। सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। 2016 में
दिया जाएगा। 1500 करोड़ की फाइनेंशियल आउटले के साथ लागू हुई नई यूपीआई इंसेंटिव स्कीम 2000 रुपए तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.15% की दर से इंसेंटिव प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2000 तक की यूपीआई यानी कि P2M लेन देन को शामिल किया गया है। इसके तहत अगर कोई ग्राहक 1000 रुपए का सामान खरीदता है और इसका पेमेंट यूपीआई से करता है तो दुकानदार को इस पर 1.5 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंकों को भी इसमें इंसेंटिव प्राप्त होगा, जिसमें सरकार बैंकों को एडमिटेड क्लेम अमाउंट की 80% राशि तुरंत दे देगी। पर बैंकों को एडमिटेड क्लेम अमाउंट का 80% तो मिल जाएगा, लेकिन 20% कैसे मिलेगा? बैंकों को एडमिटेड क्लेम अमाउंट की 20% राशि तब दी जाएगी जब बैंक की तकनीकी गिरावट यानी कि टेक्निकल डिक्लाइन 0.75% से कम होगी और एक्वायरिंग बैंक का सिस्टम अप टाइम 99.5% से अधिक होगा। ये इंसेंटिव स्कीम वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलाई जाएगी। इस पहल का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 20,000 करोड़ रुपए की संचयी यूपीआई लेन देन वैल्यू हासिल करना है। इसके अलावा ये योजना खास तौर पर दूर दराज के इलाकों में डिजिटल लेन देन के लिए शुरू की गई है। ये योजना छोटे व्यापारियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी और उन्हें यूपीआई भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। यूपीआई न केवल वित्तीय लेन देन के तरीके में रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है, बल्कि देश को डिजिटल पेमेंट्स में एक ग्लोबल लीडर के रूप में भी स्थापित कर रहा है। हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो नए भारत का निर्माण करेगा। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित भारत की औद्योगिक वृद्धि दर में इस वर्ष मई माह में 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई है और इस अवधि में विनिर्माण क्षेत्र ने मई में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 2.6% की वृद्धि दर्ज की है। विनिर्माण क्षेत्र में 23 उद्योग समूहों में से 13 ने मई 2025 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इनमें से मूल धातुओं के विनिर्माण में 6.4%, मशीनरी और उपकरणों के विनिर्माण में 11.8% और अन्य गैर धातु खनिज उत्पादों के विनिर्माण में 6.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, जिसमें कारखानों में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें शामिल हैं, मई में 14.6% की जोरदार वृद्धि हुई। राजमार्ग, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही बड़ी सरकारी परियोजनाओं के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई। और मैदान पर अपने शांत व्यवहार के लिए मशहूर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टन कूल उपनाम के ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है। मैदान पर उनके शांत व्यवहार के कारण लोग उन्हें इस नाम से बुलाते हैं। ट्रेडमार्क पंजीकरण पोर्टल के अनुसार महेंद्र सिंह धोनी के आवेदन स्वीकार किया गया है और इसे 16 जून को आधिकारिक ट्रेडमार्क जर्नल में प्रकाशित किया गया था। आवेदन 5 जून को दायर किया गया था। प्रस्तावित ट्रेडमार्क खेल प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल कोचिंग और सेवाएं देने की श्रेणी के तहत रजिस्टर्ड है। फिलहाल इस बारे में महेंद्र सिंह धोनी की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। दिलचस्प बात यह है कि एक अन्य कंपनी प्रभा स्किल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने पहले इस वाक्यांश कैप्टन कूल के लिए इसी तरह का आवेदन दायर किया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कि ओलंपियन संदीप कुमार मानते हैं कि बेंगलुरु स्थित साई सेंटर अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अहम है। बेंगलुरु का मौसम भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल है। साथ ही इस केंद्र में मिल रही विश्व स्तरीय सुविधाएं खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर कर रही हैं। संदीप कुमार से बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने, तो आप इसको देखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस वक्त हम बेंगलुरु स्थित साई सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर देश के युवा खिलाड़ी और यूँ कहें तो ओलंपियंस भी अपने खेल के हुनर को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मेरे साथ है संदीप कुमार जी, जो कि ओलंपियन रह चुके हैं। इस ट्रैक पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से कई ओलंपियंस निकले हैं, मेडल भी आए हैं। क्या खासियत है इस ट्रैक की और बेंगलुरु साई सेंटर में जो सुविधाएँ हैं इनके बारे में आप क्या बताएँगे? ये जो बेंगलोर का साई सेंटर है, यहाँ
सबसे बड़ा यहाँ का जो वेदर का इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्लेयर के लिए जो वेदर है हर टाइम एक समान रहता है और यहाँ थोड़ा हाई अल्टीट्यूड है, 925 मीटर का हाई अल्टीट्यूड है, उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट मिलता है। तो मेरा इंटरनेशनल कैंप का काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए अभी जो बेंगलोर साई की जो फैसिलिटी है वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटी है, जहाँ पे खाने से लेके स्विमिंग पूल, रिहैब सेंटर और मैश्योर सब फैसिलिटी बहुत टॉप क्लास की है। संदीप, आप लंबे समय से खेलों से जुड़े हुए हैं, चाहे एशियन गेम्स हो, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या बाकी भी जो बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं। अगर हम बात करें जो बदलाव आया है देश में खेल को लेके, जो प्रदर्शन में बदलाव आया है, मेडल टैली में इजाफा हुआ है, ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ सालों में जो कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक आए? देखो, मैं 2008 से गेम के अंदर आर्मी टीम, सर्विसेज टीम और 2012 में मैं नेशनल कैंप में आया था पटियाला में। तो इस चीज़ पे मेरा, क्योंकि मैं सबसे सीनियर खिलाड़ी हूँ उम्र दराज के हिसाब से 39 एज का, तो 2015 में जब ओलंपिक से पहले अचानक से एकदम जैसे टॉप स्कीम आई थी, उसमें सबसे पहला मेरा फार्म भरा गया था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में। जो टॉप स्कीम है उससे बाहर का जो फॉरेन के लिए कैंप लगते हैं तो पूरी फैसिलिटी मतलब चेंज हुई है काफ़ी, उसमें 90% का बदलाव आया है। तो ये थे संदीप कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बेंगलुरु के साइज सेंटर में एक्सपीरियंस खिलाड़ी हों या युवा खिलाड़ी हों, दोनों साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं ये युवा खिलाड़ियों के का मनोबल बढ़ाने वाला होता है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, बेंगलोर।